तो रिवीजन में अभी हम इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड एंड रिकंसिलिएशन वाला टॉपिक लेते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा इसको। ये टॉपिक ऐसा है, क्यूमुलेटिव इसमें से 8 मार्क आएगा। मीन्स ये तीनों को करना है, 3 में से कुछ भी आ सकता है, बट 8 मार्क से ज्यादा का नहीं आएगा। तो बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। इसका नाम है इंटी, नॉन इंटी एंड रिकंसिलिएशन। अब व्हाट इज इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग एंड व्हाट इज नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, वो समझने से पहले अकाउंट समझते हैं। अकाउंट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक है फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड दूसरा है कॉस्ट अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट्स में आप क्या बनाते हो? बैलेंस शीट, पीएनएल एंड कैश फ्लो, जिसको हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड बोलते हैं। जबकि कॉस्ट अकाउंट में हमारे पास 2 चॉइस रहती है कि हम इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग फॉलो करें एंड नॉन इंटीग्रेटेड। दोनों में क्या फर्क है? सपोज हम दोनों के अलग सेट ऑफ रिकॉर्ड बनाएं, मीन्स कॉस्टिंग के रिकॉर्ड अलग और फाइनेंस के अलग, तो उसको नॉन इंटीग्रेटेड बोलेंगे। बट सपोज दोनों के कंबाइंड रिकॉर्ड्स बनाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड बोलेंगे। ठीक है। अब देखो, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग कंबाइंड रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट, जबकि इधर सेपरेट रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब है ना, दोनों के अंदर कुछ अकाउंट्स कॉमन है, वेदर मैं इंटीग्रेटेड बनाऊं या नॉन इंटीग्रेटेड बनाऊं। जो प्योर कॉस्टिंग के अकाउंट्स है वो रहेंगे ही रहेंगे, और उसमें ये 9 नेम्स है जो आपको इंटीग्रेटेड में और नॉन इंटीग्रेटेड दोनों में कॉमन मिलेंगे। सबसे पहला है रॉ मटेरियल लेजर कंट्रोल अकाउंट। साथ साथ में आप कॉस्ट शीट बाजू में मैंने लिखी है, उसको कंपेयर करते चलो। कॉस्ट शीट की सीक्वेंस में ये रिकॉर्ड बने, देखो ध्यान से। कॉस्ट शीट में सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम है, तो देखो यहां सबसे पहला है रॉ मटेरियल लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिर कॉस्ट शीट में दूसरा डायरेक्ट वेजेस आता है, तो यहां देखो दूसरा है वेज कंट्रोल अकाउंट, सेकेंड नंबर। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, बट डायरेक्ट एक्सपेंस का अलग से कंट्रोलिंग अकाउंट नहीं बनाते, वो हम WIP में ले ले। सो डायरेक्ट एक्सपेंस का अलग नहीं है। फिर देखो FOH या प्रोडक्शन ओवरहेड, तो तीसरा हमारा POH कंट्रोल या FOH कंट्रोल अकाउंट, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। उसके बाद चौथा WIP आता है, तो WIP कंट्रोल अकाउंट। फिर एडमिन आता है, तो एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। फिर फिनिश गुड्स आता है, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। फिर S&D ओवरहेड आता है, तो S&D ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। फिर COS आता है। अभी देखो यहां तक जो मैंने लिया, उसमें ये जो रेड कलर से लिखा था ना, प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या COGS, इसके कोई भी ये है ना, टोटल है। प्राइम कॉस्ट इज द टोटल ऑफ फर्स्ट 3, फैक्ट्री कॉस्ट इज द टोटल ऑफ फर्स्ट 4, मींस प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड बराबर प्लस WIP। सो दैट इज वाई वो जो टोटल है ना, उसके कोई अकाउंट नहीं बनते थे कॉस्ट शीट में। बट पहली बार ये S&D के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है उसका एक अकाउंट बनेगा, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। फिर 9th नंबर में हम क्या बनाएंगे? सेल्स अकाउंट बनाएंगे। फिर ये दोनों का जो डिफरेंस है उसको प्रॉफिट और लॉस बोलते हैं। अब फाइनेंस में उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट कॉस्टिंग में उसका नाम है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। सो देखो 10वां अकाउंट कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कॉस्टिंग में जाए, देखो ये लेफ्ट वाला जो है इसको आप क्या समझो? इंटीग्रेटेड समझो, और ये क्या है? नॉन इंटीग्रेटेड समझो। तो यहां हम कॉस्टिंग PNL बनाएंगे बराबर, और यहां सिर्फ PNL अकाउंट बनाएंगे। चलो फिर 11 नंबर में क्या आएगा? ये 10 नंबर तो हो गया, ये 10 अकाउंट्स है, उसमें 9 तो कॉमन है। 10 में खाली ये फर्क है कि इंटीग्रेटेड में PNL अकाउंट शब्द यूज होता है, नॉन इंटीग्रेटेड में कॉस्टिंग PNL शब्द यूज होता है दोनों PNL। पर 11 नंबर जो है वो आपका जो इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड उसमें जितने भी फाइनेंस के नाम होंगे वो सभी का अलग अकाउंट बनेगा। सो रिमेनिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स देखो 11 नंबर में इधर, और यहां जितने भी फाइनेंस नाम है उसकी जगह एक ही अकाउंट बनेगा, उसका नाम है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या फिर जनरल लेजर एडजस्टमेंट। ठीक है। तो ये आपके 1 से 11 अकाउंट हो गए। ये 11 से आगे पीछे आपको नॉन इंटी में तो आएंगे ही नहीं, इंटीग्रेटेड में ये 10 के अलावा जितने भी फाइनेंस के अलग नाम होंगे वो आएंगे। अब ना मॉड्यूल में गिन के 5 एग्जाम्पल दिए, उसमें 2 या 3 सम ही ऐसे है जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई नॉर्मल सम है। बाकी जो पहले 2 सम को छोड़ दे, बाकी के 3 देखे तो 3 तो बड़े बड़े सम। बड़े सम मीन्स उसके अंदर मिनिमम 8-10 अकाउंट, 11 अकाउंट, 12 अकाउंट खोलने पड़ेंगे, फिर उसको बंद करना पड़ेगा, ट्रांसफर एंट्रीज आएगी, उसकी एंट्रीज करनी है तो भी अलग, और पोस्टिंग करना है तो भी अलग। मीन्स इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग पार्ट, बट हार्डली वो लंबे सम्स पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते।
16 मार्क्स में अगर होता तो पूछे जाते, बट ये तो 8 मार्क में मैक्सिमम। तो आपको क्या होगा, 2 किस्म के सम आ सकते हैं इसके अंदर। और मैं तो बताऊं मैक्सिमम एक ही, ये 2 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, एक ही वेराइटी आएगी और वो वेराइटी का नाम है डबल एंट्री। आपको सिर्फ डबल एंट्री करनी, आपको कुछ 6-7 ट्रांजेक्शन दे देंगे और उसकी डबल एंट्री, बस वो 7 या 8 ट्रांजेक्शन है, 8 मार्क की 8 डबल एंट्री, खत्म। कोई ट्रांसफर एंट्री कुछ दूसरा नहीं। बट अगर आपको टफ करना हो, पेपर को हार्ड करना हो, तो क्या करेंगे, 8 मार्क में वो दोनों चीजें पूछेंगे, एंट्री देंगे 6, बट बोलेंगे उसके अकाउंट्स में पोस्टिंग करो। अकाउंट्स में पोस्टिंग करोगे तो फिर बैलेंस भी निकालनी पड़ेगी, बैलेंस निकालनी पड़ेगी तो उसको ट्रीटमेंट भी देनी पड़ेगी। ओवरहेड होगा, बैलेंस निकलेगा, क्या बोलोगे, या तो कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड या कॉस्टिंग पीएनएल, या फिर आप क्या करोगे, सप्लीमेंट्री रेट यूज कर सकते हो। तो ये कुछ भी करना पड़ेगा। तो टफ करना हो ना तभी ये यूज कर सकते हैं दोनों चीजें, बाकी तो कोई एक पूछेंगे। अब ये ना पूछना हो तो क्या पूछ सकते हैं, चैप्टर यही रखना है, इंटी नॉन इंटी, बट ये वाला डबल एंट्री सिंपल नहीं पूछना है, या फिर डबल एंट्री और पोस्टिंग वाला नहीं पूछना है, तो वो आपको मिसिंग फिगर वाला देंगे। अब एक सम है मिसिंग फिगर का, शायद मेरे पेम्पलेट में नहीं था, बट 5 ही सम थे, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करने की थी। बट मिसिंग फिगर का एक सम पुराने आरटीपीज में था, सो मेरे पुराने पेम्पलेट का वो पार्ट हुआ करता था। और उसमें क्या होता है कि आपको कुछ अकाउंट्स, 3-4 अकाउंट्स बना के दिए, 4 अकाउंट्स दे दिए, और उसकी कुछ बैलेंसेस भी दे दिए कि उसका ये किसी का ओपनिंग दे दिया हो, किसी का क्लोजिंग दे दिया हो, फिर कुछ ट्रायल बैलेंस का डेटा दिया है, एंड फिर कुछ अदर एडजस्टमेंट्स के हिसाब से वो अकाउंट में पोस्टिंग करनी है। फिर वो जो ट्रायल बैलेंस वाले जो बैलेंसेस है वो रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में लिखने हैं, एंड फिर क्या करना है, बाकी का जो डिफरेंस निकल रहा है अंडर या ओवर एब्सॉर्प्शन, वो निकालना है, और लास्ट में ट्रायल बैलेंस में, और वो ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस का डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो वैसा एक मिसिंग फिगर वाला सम भी पूछा जा सकता है। जिनको इसके फंडा मालूम है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब मैं इसकी एंट्रीज है ना बाद में डिस्कस करता हूँ, लास्ट में, सबसे लास्ट में मैं एंट्री में जाऊंगा। अभी मैं क्या करा देता हूं, मैंने आपको अकाउंट के नाम बता दिए, ये डबल एंट्रीज है, इसमें मैं लास्ट में जाता हूं, बराबर, ये वाला पोर्शन, बराबर। और वो पोर्शन पढ़ाते पढ़ाते ही मैं ये चीज पढ़ाऊंगा, क्या, यहां से पोस्टिंग दिखाऊंगा इसकी। अब मैं क्विकली आपको नेक्स्ट 5 मिनट में रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट समझाऊंगा, फिर लास्ट में मैं एंट्री में चला जाता हूं। तो रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट क्या है भाई, बड़ा सिंपल है। रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट आप स्टेटमेंट फॉर्म में बना सकते हो या अकाउंट फॉर्म में, मैंने दोनों लिखे हैं। देखो, अगर स्टेटमेंट फॉर्म बनाओगे तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट वहां से हम शुरू करेंगे एंड प्रॉफिट एज पर फाइनेंस पे कंप्लीट करेंगे। मैं आपको पहले से एक चीज बता देता हूं कि मॉड्यूल अगर देखोगे ना तो हमारी स्टाइल से उल्टा ही दिया है। उन्होंने फाइनेंस से चालू किया, कॉस्ट में खत्म किया, बट वो थोड़ा टफ है, उल्टा सोचना पड़ेगा उसमें। मैंने क्या किया, आपको फाइनेंस वाली ही सोच रखो, फाइनेंस में जो डेबिट करना है तो इधर आप स्टेटमेंट में डेबिट करो, फाइनेंस में क्रेडिट करना है तो स्टेटमेंट में आप प्लस करो, ऐसा। फाइनेंस में डेबिट करना है तो स्टेटमेंट में वो माइनस वाली लाइन आएगी, फाइनेंस में अगर वो क्रेडिट कर दे तो इधर प्लस वाली लाइन में लिखना है। ऐसा करके मैंने ये फॉर्मेट बनाया, तो आपको बहुत कम माइंड लगाना है इसमें। चलो अब देखो हम क्या करेंगे, कॉस्ट पे प्रॉफिट से शुरू करेंगे, फाइनेंस पे पहुंचेंगे। बट एक सम में प्रॉब्लम हो सकता है, क्या मालूम, आपको फाइनेंस का प्रॉफिट दे दिया होगा और फिर कॉस्ट का ढूंढना होगा। हम चालू ही कॉस्ट से करते हैं और हमको वही नहीं मालूम, वही ढूंढना है, तो कोई बात नहीं, फॉर्मेट हम वही बनाएंगे। हम फाइनेंस वाला नीचे लिख देंगे, लास्ट में सब ट्रीटमेंट दे देंगे, एंड फिर रिवर्स कैलकुलेशन करते करते ऊपर कॉस्टिंग का प्रॉफिट ढूंढ लेंगे। अब रिवर्स कैलकुलेशन में क्या होगा, फाइनेंस के प्रॉफिट से चालू करूंगा और यहाँ स्टेटमेंट में अगर पॉजिटिव साइन है तो हमको रिवर्स करते समय माइनस कर देना है, और यहाँ स्टेटमेंट में अगर माइनस साइन है तो रिवर्स करते समय हमको प्लस कर देना है। ऐसा करके रिवर्स कैलकुलेशन करके कॉस्ट का प्रॉफिट ढूंढ लेंगे, ठीक है। हार्डली कोई सम अकाउंट का आता है, बट अगर आया मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट तो वो बनाना पड़ेगा। और मैं बताऊं, बहुत सारे बच्चों को मैंने रोते हुए देखा है, 7-8 मार्क 6 मार्क की वजह से फेल हुए, और ये सम के मार्क्स गए। क्यों गए मालूम, पूछा था अकाउंट और बनाया स्टेटमेंट, 0 मार्क्स। आपको आदत स्टेटमेंट बनाने की है, पूछा अकाउंट, आपने एक्साइटमेंट में देखा ही नहीं। अब 400 में से जो 200 लाने 194 पे अटके आप, 8 मार्क का सम था, ये पक्का ही पूरा आता, बट आपने पढ़ा नहीं ध्यान से। वो 8 मार्क जो याद रहता है ना, 6 महीना बिगाड़ता है।
आप समझ लो। तो ये 6 महीने पे जिसको गैम्बल खेलना है वो अपने हिसाब से इनएक्यूरेट रह के आप पेपर दे सकते हो। बाकी ये चीज मेरी याद रखो, कोई भी सम लिखने की शुरुआत करो ना, उससे पहले पढ़ लेना प्रॉपरली क्या पूछा है। ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए कि आपको आता है और आप गलत फॉर्मेट लिख के आ गए। एक पास्ट में हुआ था, मेरी सिस्टर 2 मार्क का एक्साइटमेंट में लिखना भूल गई, 100 में से 98 आए मैथ्स में 10th में, 2 मार्क का ब्लैंक लिखना भूल गई। और दूसरा, उस टाइम पे उसको वो आदत नहीं थी टिक करने की। हम लोगों को आदत होती, ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन 5 उसमें ABCD 4 है तो टिक कर दो कि हो गया, फिर लास्ट में देख लेना कुछ रह तो नहीं गया, बराबर। अब उसको आदत नहीं थी। कुछ लोग ऐसे होते चोखे, हमारे पेपर में कुछ लिखना नहीं, बुरा लगता है। एंड कुछ तो सुपरवाइजर भी ऐसे होते हैं, हाँ लिखना नहीं अंदर, चोरी करेगा तो ऐसा ब्लेम करूंगा तेरे पे। कुछ सुनने का नहीं, पेंसिल से लिखने का, बिंदास लिखो। तो बोलेगा साहब मैं किसी के आजू बाजू देख ही नहीं रहा हूँ, और जो मैं लिख रहा हूँ वो ऊपर मैं सप्लीमेंट्री से कवर कर देता हूँ, तो आप रहने दो। कोई भी बोले आप अपने हिसाब से करना काम, कोई टेंशन नहीं। और हम लोग उधर ही होंगे, आजू बाजू नीचे होंगे, है ना, टेंशन नहीं करने का, बराबर। तो कुछ भी पेपर में प्रॉब्लम होता है तो टेंशन मत करो, अपने हिसाब। हाँ चोरी करोगे तो मैं सपोर्ट में नहीं रहूंगा, वहां तो रादर 3 साल का करवाऊंगा आपको बैन, ये पक्का है। उनके पास 6 महीने से लेकर के 3 साल तक का रहता है। अगर कोई चोरी में पकड़ा गया, कापली लेके ही गया है, क्लियर दिखा, और वहां तो सीसीटीवी, अभी तो ऑनलाइन था, वहां सीसीटीवी था, अभी तो फिजिकल में होंगे जो भी होंगे। MSU के भी अगर होंगे तो सब लोग जानते हैं हमको, हमारे अतुल भाई के सब लोग मित्र है मोस्टली यूनिवर्सिटी वाले, तो मालूम पड़ जाएगा अगर आप सच में चोरी करोगे तो। और ऐसा चोरी किया तो ऐसा नहीं छुड़वाएंगे, रादर हैवी लगवाएंगे पेनल्टी। देखो प्रोफेशनल एग्जाम पास करनी है ना, खुद के मेहनत पे पास करो, खुद से मेहनत से नहीं होते ना तो छोड़ दो, आपके लेवल का नहीं है। बट अगर चोरी करके पास हो रहे हो ना तो आगे जाके इतना डेंजर होगा, इतनी बेइज्जती होगी आपकी, ओके बोलेंगे कैसा कॉस्ट अकाउंटेंट है, तेरे को ये नहीं आता वो नहीं आता, अब वो बहुत बेइज्जती लगेगी। उससे बेटर है कि भाई हो ही मत, एंड हो तो ऐसा वो अपनी मेहनत पे हो, है ना, कुछ भी फिर काम दे दो ना, कुछ भी मैं कर लूंगा, बराबर। बट वो तभी आएगा जब खुद की मेहनत से पास हो। चलो तो रिकंसिलिएशन की ये 2 फॉर्मेट है, याद रखना। यहाँ अकाउंट वाले फॉर्मेट में देखो, क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट से शुरू करेंगे, एंड यहाँ डेबिट साइड पे प्रॉफिट एज पर फाइनेंस पे एंड होगा। बट लॉस दिया हो तो टॉप में लॉस टू प्रॉफिट टू लॉस एज पर कॉस्ट, वहां से शुरू करेंगे यहाँ, और यहाँ सपोज लॉस आ रहा है फाइनेंस में तो बाय लॉस एज पर फाइनेंस उस पर एंड करेंगे, देखेंगे, बराबर। तो ये फॉर्मेट है। अब इसके अंदर हमारा फॉर्मेट मेरे हिसाब से 4 आइटम है, 2 आइटम तो एक्स्ट्रा मैंने इसलिए लगाई क्योंकि वो लोग लगाते, बाकी रिकंसिलिएशन में 4 ही पॉइंट है। इसमें कुछ सिखाना नहीं है, 1-2 बार सिस्टम समझ ली उसके बाद ये चैप्टर में कुछ नहीं है। चलो पहला चालू किया, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट। अब क्या करना है, जो आइटम फाइनेंस में क्रेडिट होती है बट हमने कॉस्ट में क्रेडिट नहीं की वो ऐड कर दो, नंबर 1। नंबर 2, जो आइटम फाइनेंस में डेबिट होती है बट कॉस्ट में हमने डेबिट नहीं की उसको डेबिट कर दो, मींस माइनस कर दो, नंबर 2। नंबर 3, अंडर एब्सॉर्प्शन है तो माइनस, एंड ओवर एब्सॉर्प्शन है तो प्लस करो, मींस एब्सॉर्प्शन का ट्रीटमेंट, नंबर 3। नंबर 4, अंडर या ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, आपको जैसा है ऐसा लिखो, यहाँ ओपनिंग यहाँ क्लोजिंग लिखना है, यहाँ अंडर यहाँ ओवर लिखना है लिखो, या फिर अंडर या ओवर यहाँ लिखना है, यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग लिखना है लिखो। याद क्या रखना है, माइनस प्लस प्लस माइनस। अब इसको पढ़ना आना चाहिए, है ना, ये लिख तो दिया, पढ़ना आना चाहिए। आपको ओपनिंग स्टॉक फाइनेंस का देखना है, ओपनिंग स्टॉक आपको कॉस्ट का देखना है, फिर देखना है कि कॉस्ट में क्या है, कॉस्ट में अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू। सपोज फाइनेंस का 1 लाख का स्टॉक है, आप जवाब दो, मैं लाइव पूछ रहा हूं। 1 लाख का फाइनेंस का स्टॉक है, कॉस्ट का 1,10,000 का स्टॉक है, ओपनिंग। तो कॉस्ट ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट में अंडर वैल्यूड है ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड। फाइनेंस में 1 लाख, कॉस्ट में 1,10,000, तो कॉस्ट में ओवर वैल्यूड है, तो ओवर वैल्यूड का क्या ट्रीटमेंट है, कॉस्ट में ओपनिंग में।
तो ओपनिंग का ओवर वैल्यूड प्लस, यहां से देखो तो ओपनिंग का ओवर वैल्यूड प्लस, तो प्लस वाली ट्रीटमेंट आएगी। ठीक है, लॉजिक समझाया था, अभी लॉजिक समझाने नहीं बैठता हूं, बराबर? क्यों? चलो कोई एक का लॉजिक समझा देते कि सपोज फाइनेंस का, चलो ओपनिंग स्टॉक की बात कर लेते हैं, चलो अभी उसकी बात की थी। फाइनेंस में 1 लाख का है ओपनिंग स्टॉक एंड कॉस्ट में 1,10,000 का है। सोचो फाइनेंस में डेबिट कम है क्योंकि ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे आता है, तो फाइनेंस में डेबिट कम है, जबकि कॉस्ट में डेबिट ज्यादा है। कॉस्ट में डेबिट ज्यादा है, उसकी वजह से कॉस्ट का प्रॉफिट कम आएगा। ठीक है, तो कम प्रॉफिट से हमने चालू किया है, कॉस्ट के प्रॉफिट से हम चालू करते हैं, और वहां से फाइनेंस के प्रॉफिट पे जाना है जो ज्यादा प्रॉफिट है, तो कम में से ज्यादा में जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो दैट इज द लॉजिक। अब ये सभी ये लॉजिक सभी में लगेगा, है ना? ये ओपनिंग का आया ओवर वैल्यू, ऐसा ओपनिंग का अंडर वैल्यूएशन आएगा, इवन क्लोजिंग का ओवर वैल्यूएशन एंड क्लोजिंग का अंडर वैल्यूएशन है। ठीक है, आपको हैरान करने के लिए तीनों स्टॉक अलग अलग दे सकते हैं आपको, कि भाई रॉ मटेरियल का अंडर वैल्यूएशन आए, डब्ल्यूआईपी का ओवर वैल्यूएशन आए, फिनिश गुड्स का अंडर वैल्यूएशन आए, ऐसा भी हो सकता है, बराबर? तो आपको हर एक की अलग ट्रीटमेंट देनी है। तो 4 ट्रीटमेंट होगी मेरे हिसाब से, तो ये रिकंसिलिएशन खत्म। बट उन्होंने 2 चीजें एक्स्ट्रा दी, आइटम्स डेबिटेड इन कॉस्ट ओनली, और उसमें नोशनल कॉस्ट वगैरह लिखा है, एंड दूसरा आइटम्स क्रेडिटेड इन कॉस्ट ओनली, उसमें नोशनल इनकम लिखा है। अब मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूं, जानता हूं कॉस्ट रिकॉर्ड्स, जो कॉस्ट हमारा कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनता है उसमें कोई भी नोशनल चीजें नहीं लिखी जाती। नोशनल का मीनिंग है नॉट रियल, कभी भी नहीं आता है। सो दैट इज वाई ये जो 2 मैटर्स है वो कभी आएगी नहीं पिक्चर में। तो देखो मैंने ये 1 नंबर लिखा है, देखो आइटम्स क्रेडिटेड इन फाइनेंस ओनली, देख लेना, यहाँ आइटम्स डेबिटेड इन फाइनेंस ओनली, फिर आइटम्स क्रेडिटेड इन कॉस्ट ओनली, 5 नंबर मैंने लिखा है, आइटम्स डेबिटेड इन कॉस्ट ओनली, इसको नोशनल एक्सपेंस लिखा है, फॉर्मेट है इसलिए लिखा है, बाकी ये आएगा नहीं। एंड उसके बाद ये देखो एब्सॉर्प्शन, अंडर एब्सॉर्प्शन माइनस करना है, ओवर एब्सॉर्प्शन प्लस करना है। अबे ना इसमें मैं एक चीज बता देता हूं, अंडर एब्सॉर्प्शन ओवर एब्सॉर्प्शन में डेप्रिसिएशन देंगे कि भाई फाइनेंशियल बुक्स में डेप्रिसिएशन इतना है, कॉस्ट के बुक्स में डेप्रिसिएशन इतना है, तो ये क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन क्या है? एब्सॉर्प्शन है। अब है ना समझ लीजिए, कोई भी ओवरहेड्स कॉस्ट में जो है ना लिखते हैं ना उसको एब्सॉर्ब बोलते हैं, और फाइनेंस में जो लिखते हैं उसको इंकर्ड बोलते हैं। तो आपको तो ऐसा समझना है कि फाइनेंस वाला मींस इंकर्ड एंड कॉस्ट वाला मींस एब्सॉर्ब। अब फाइनेंस और कॉस्ट का कंपैरिजन करो, फाइनेंस में अगर सॉरी कॉस्ट में अगर ज्यादा है तो ओवर एब्सॉर्ब, कॉस्ट में अगर कम है तो अंडर एब्सॉर्ब। खत्म, कॉस्ट के एंगल से जवाब ढूंढना है, तो अंडर एब्सॉर्प्शन ओवर एब्सॉर्प्शन हो गया हमारा। और ये मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है हमारे पास, वो भी आप देख लेना। तो रिकंसिलिएशन खत्म हो गया। अब मैं एंट्रीज पे जाता हूं, क्विकली देखिएगा मेरे साथ एंट्रीज। ये एंट्रीज किसकी है? बाय द वे 1 मिनट, मैं ये डबल एंट्रीज पे जाऊं ना उससे पहले मैं आपको 5 वैरायटी बता देता हूं इसकी। देयर आर 5 वैरायटीज, यू नो रिकंसिलिएशन में 5 प्रकार के सम्स आएंगे। मैंने आपको शायद पढ़ाते समय ये बताया था। 5 वैरायटीज में सबसे पहले क्या आएगा कि आपको बेसिक डेटा दे देंगे, बराबर, और वो डेटा के बेस पे सिर्फ प्लस माइनस करना है आपको, दैट इज फर्स्ट वैरायटी, बराबर। आपको मॉड्यूल के पहले 2 सम है ना वो इसी प्रकार के, बराबर, जिसमें आपको ये वैरायटीज दे देंगे। देखो ये रहा, मैंने टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स लिखा ही है, ये रहा 5। देखो इसको ध्यान से, इसको भी मैं आपके पैम्पलेट में अभी ऐड कर देता हूँ। देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे, सीधा सीधा रिकंसिलिएशन बना दो भाई, कॉस्ट के प्रॉफिट से शुरू करो, फाइनेंस पे एंड करो, प्लस माइनस करो, हो जाएगा। दूसरी वैरायटी जिसमें आपको कॉस्ट शीट देंगे एंड दूसरा इंफॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले आपको फाइनेंस का पीएनएल बनाना है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन नहीं देगी, दी होगी, एंड कॉस्ट शीट तो हमारे पास है ही। तो कॉस्ट शीट एंड अदर इंफॉर्मेशन के बेस पे फाइनेंशियल पीएनएल बनाओ सबसे पहले, एंड फिर उसके बेस पे कॉस्ट शीट एंड फाइनेंशियल पीएनएल को कंपेयर करके रिको बनाओ रिकंसिलिएशन में। तीसरी वैरायटी जिसमें फाइनेंशियल पीएनएल दे देंगे और अदर इंफॉर्मेशन, बट कॉस्ट शीट नहीं देंगे, तो हम क्या करेंगे? फाइनेंशियल पीएनएल एंड अदर इंफॉर्मेशन का यूज करके कॉस्ट शीट बनाएंगे एंड फिर फाइनेंशियल पीएनएल एंड कॉस्ट शीट को कंपेयर करके रिको बनाएंगे, रिकंसिलिएशन। चौथी वैरायटी सिर्फ इंफॉर्मेशन देंगे, ये सबसे लंबी वैरायटी है। इसमें से सबसे पहले आप कॉस्ट शीट बनाओ, दूसरा फाइनेंशियल पीएनएल बनाओ,
एंड फिर दोनों का कंपेयर करके रिकंसिलिएशन। सबसे लंबी वैरायटी वाली ये थर्ड, ये चौथा नंबर सबसे लंबी वैरायटी। एंड लास्ट वाला क्या मालूम, जिसमें ये तीनों चीज दे देंगे, फाइनेंशियल P&L भी दे देंगे, कॉस्ट शीट भी दे देंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे। इसके बेस पे सीधा सीधा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या अकाउंट। तो ये 5 वैरायटी में से कोई एक वैरायटी का सम आपको आएगा। ठीक है, तो अब हम जाते हैं डबल एंट्री में। डबल एंट्री इंटी नॉन इंटी का टॉपिक है, और इंटी नॉन इंटी में डबल एंट्रीज में मैंने ये जो लिखा है उसको ध्यान से देखिए। चलो मेरे को बताओ, पहले रॉ मटेरियल में जाते हैं। परचेज की एंट्री क्या आती है? तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, फाइनेंस में ऐसी एंट्री आती है। परचेज की जगह क्या होगा, इंटी में या नॉन इंटी में? रॉ मटेरियल लेजर कंट्रोल अकाउंट। एंड टू सप्लायर या फिर टू बैंक, उसकी जगह क्या शब्द होगा? अगर नॉन इंटी होगा तो सप्लायर की जगह जनरल लेजर एडजस्टमेंट या कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट। अगर फाइनेंस वाला होगा मींस इंटीग्रेटेड होगा तो सप्लायर का नाम या बैंक का नाम। ठीक है, तो देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक और सप्लायर। अब ये नॉन इंटी में क्या है? रॉ मटेरियल लेजर कंट्रोल परचेज की जगह, एंड कैश बैंक और सप्लायर की जगह जनरल लेजर या कॉस्ट लेजर। एंड यहाँ इंटीग्रेटेड में फाइनेंस प्लस कॉस्ट को कंबाइन करते हैं तो वहां रॉ मटेरियल लेजर कंट्रोल टू कैश बैंक और सप्लायर। ठीक है, अब चलो, अब यही मटेरियल का एनालिसिस करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। अब इसकी फाइनेंस में कोई एंट्री नहीं है, बट ऐसा समझ लो लाख रुपए का मटेरियल लाया था, उसमें से 80,000 का प्रोडक्शन में भेजा और 20,000 का मैंने सपोज मेंटेनेंस के लिए या दूसरे पर्पस के लिए यूज किया। तो जो प्रोडक्शन में भेजा वो डायरेक्ट मटेरियल था एंड बाकी का जो था वो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल को जब आप इश्यू करते हो तो एंट्री क्या आती है? कहाँ ले जाते हो? प्रोडक्शन करने के लिए कहाँ ले जाते हो? तो मैंने एक गोल्डन स्लोगन बताया था कि प्रोडक्शन कहाँ होता है? WIP। यहाँ क्या बोलता हूँ? प्रोडक्शन कहाँ होता है? WIP। तो हम क्या करेंगे? मटेरियल को प्रोडक्शन के लिए WIP में इश्यू करेंगे तो WIP में ले जाएंगे। तो WIP कंट्रोल टू रॉ मटेरियल लेजर कंट्रोल, देखो ये एंट्री आएगी WIP टू रॉ मटेरियल। बट सपोज इनडायरेक्ट वेजेस है तो उसको रिस्पेक्टिव ओवरहेड में ले जाएंगे, तो या तो फैक्ट्री ओवरहेड या तो एडमिन ओवरहेड या S&D ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल कंट्रोल। अब इसको कंबाइन कर दे तो WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट फॉर डायरेक्ट मटेरियल, FOH, AOH या SOH अकाउंट डेबिट फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल एंड टू रॉ मटेरियल लेजर कंट्रोल अकाउंट 1 लाख रुपीज। ठीक है, ये एनालिसिस हो गया। फिर वेजेस का सेम, वेजेस की इंकर्ड की एंट्री क्या? वेजेस टू बैंक फाइनेंस में, यहाँ क्या? वेज कंट्रोल टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट या फिर वेज कंट्रोल टू बैंक। अब उसका एनालिसिस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वेजेस, फाइनेंस में नो एंट्री, इधर डायरेक्ट वेजेस को WIP में ले जाएंगे, इनडायरेक्ट वेजेस को ओवरहेड में ले जाएंगे। तो डायरेक्ट वेजेस की एंड इनडायरेक्ट वेजेस की कंबाइन एंट्री बोल रहा हूँ, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट ओवरहेड कंट्रोल रिस्पेक्टिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेज कंट्रोल। ठीक है, इंटी नॉन इंटी में कॉमन एंट्री। चलो ओवरहेड्स, ओवरहेड का इंकर्ड का एंट्री, ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू बैंक या ओवरहेड टू सप्लायर व्हाटएवर, फाइनेंस में ये एंट्री। अब चलो नॉन इंटी में, ओवरहेड की जगह रिस्पेक्टिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट FOH या AOH या SOH कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? नॉन इंटी है ना, तो जनरल लेजर या कॉस्ट लेजर, एंड इंटीग्रेटेड है तो फिर आप सप्लायर लिखो, बैंक लिखो, व्हाटएवर यू वांट टू राइट। ओवरहेड एब्सॉर्ब का एंट्री, फाइनेंस में कोई एंट्री नहीं, बट यहाँ ओवरहेड एब्सॉर्ब कहाँ करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ एब्सॉर्ब करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड को एब्सॉर्ब करते हैं WIP। एडमिन को कहाँ एब्सॉर्ब करते हैं? आपको देख रहा है उसके नीचे का जो है ना कॉस्ट शीट का सीक्वेंस देखो, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड के बाद कौन सा अकाउंट बनता है सीक्वेंशियली? तो WIP। तो FOH बंद करके WIP में ले जाते हैं। सिमिलरली एडमिन के बाद कौन सा बनता है? फिनिश गुड। तो एडमिन कहाँ एब्सॉर्ब होता है? फिनिश गुड। S&D कहाँ एब्सॉर्ब होता है? तो उसके बाद क्या बनता है? COS, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो चलो ओवरहेड एब्सॉर्ब की एंट्री। अब मैं पहले प्रोडक्शन ओवरहेड को एब्सॉर्ब करने की एंट्री बोलता हूँ। तो प्रोडक्शन ओवरहेड को एब्सॉर्ब करने की क्या एंट्री होगी? WIP टू POH। चलो एडमिन को एब्सॉर्ब करने की क्या एंट्री होगी? COGS टू AOH, COGS कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिन ओवरहेड कंट्रोल। एंड S&D ओवरहेड कंट्रोल को एब्सॉर्ब करने की एंट्री क्या होगी? COS अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू S&D ओवरहेड कंट्रोल। ठीक है, ये कौन सा था? एब्सॉर्प्शन का एंट्री। अब एब्सॉर्प्शन के बाद अंडर या ओवर एब्सॉर्प्शन होता है, उसका क्या ट्रीटमेंट क्या? तो अंडर एब्सॉर्प्शन का ट्रीटमेंट 3 ट्रीटमेंट है, कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड डैश डैश डैश, कोई एंट्री नहीं उसमें, बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड ऐसा ही लिखना है अगर आप कैरिड फॉरवर्ड कर रहे हो तो। बट अगर आप चार्ज टू कॉस्टिंग P&L में ले जा रहे हो तो फाइनेंस में तो कोई एंट्री नहीं इसकी, बट यहाँ क्या एंट्री आएगी? अंडर एब्सॉर्प्शन है ना,
मीन्स आप सोचो, मैं माइंड में एक अकाउंट बनाओ एफओएच कंट्रोल, उसकी डेबिट साइड पे एफओएच इंकर्ड लिखो, क्रेडिट साइड पे ओवर एफओएच एब्सॉर्ब लिखो, अंडर एब्सॉर्प्शन है, मीन्स 1 लाख इंकर्ड किया, सपोज 90,000 एब्सॉर्ब किया, तो 10,000 का अंडर एब्सॉर्प्शन है, तो क्रेडिट साइड पे वो 10,000 के बाजू में कोई नाम लिखना है। अगर आप कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीरियड करोगे तो बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, अगर आप कॉस्टिंग पीएनएल में ले जाओगे तो बाय कॉस्टिंग पीएनएल, एंड अगर आप सप्लीमेंट्री रेट यूज करोगे तो बाय डब्ल्यूआईपी, बाय फिनिश गुड्स, बाय सीओएस, ऐसा आएगा एफओएच में। तो चलो इंटी नॉन इंटी में देखो कैरिड फॉरवर्ड की कोई एंट्री नहीं है, चार्ज टू कॉस्टिंग पीएनएल में कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एफओएच टू एओएच टू एसओएच, जो भी ओवरहेड का अंडर एब्सॉर्प्शन है वो सेम एंट्री, बट सप्लीमेंट्री रेट यूज कर रहे हो तो ये एंट्री मैंने नहीं सिखाई, क्यों? क्योंकि उस टाइम सप्लीमेंट्री रेट चला ही नहीं, सप्लीमेंट्री रेट तो ओवरहेड वाले चैप्टर में था और वो तो लास्ट में पढ़ा, सबसे लास्ट पढ़ा, तो ये वाला आज सीख रहे हो आप रिवीजन में, याद रखना क्या है। आप देखो यहां एक अकाउंट बना देते हैं, सपोज ये 1 लाख इंकर्ड का है और ये 90,000 एब्सॉर्ब का है, अब 10,000 बच रहे, अब ये 10,000 को अगर आप कैरिड फॉरवर्ड करो तो सीधा सीधा कैरिड फॉरवर्ड कर लोगे, अगर आप कॉस्टिंग पीएनएल में ले गए तो यहां क्या लिखोगे, बाय कॉस्टिंग पीएनएल, बट अगर आप सप्लीमेंट्री रेट यूज कर रहे हो तो ये 10,000 को 3 हिस्सों में बांटोगे, एक कौन सा, डब्ल्यूआईपी, एक फिनिश गुड्स, एंड तीसरा कौन सा, सीओएस। सपोज 70-20-10 का प्रोपोर्शन बन रहा है, तो डब्ल्यूआईपी में 7,000, टोटल 10,000 है, 10,000 का 70%, फिर ये 2,000 20%, और ये 1,000, ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट है। अब इसकी एंट्री बोलो तो मैं क्या करता हूं, ये एफओएच कंट्रोल है सपोज, तो उसकी क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूं, तो ये 3 डेबिट होंगे, तो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, या सीओएस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एफओएच कंट्रोल। देखो ये रही एंट्री। अगर एफओएच की जगह एओएच होता तो सेम फिगर 1 लाख और 90,000, तो है ना, ये 7,000 वाला नहीं आता, ये सिर्फ ये 2 में ही जाता है, तो बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल एंड बाय सीओएस कंट्रोल, ऐसा आता है। तो देखो यहां मैंने है ना ये रेड कलर की लाइन जो एफओएच की है वो तीनों में ले गया हूं, बट ये ब्लू कलर की लाइन है ना एओएच की है, वो सिर्फ मैं फिनिश गुड्स और सीओएस में ले गया। एंड लास्ट वाला देखो ये एसएनडी में मैंने ग्रीन कलर की लाइन लगाई है, वो सिर्फ सीओएस के नीचे। यहाँ आपको शायद ये कलर दिखे ना दिखे, आई डोंट नो, बट मैं पीडीएफ आपको भेजूंगा, यू आर गोइंग टू गेट दैट ना, ये सब आपको एग्जैक्टली कलरिंग में दिखेगा। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रीटमेंट। अब है ना इसकी एग्जैक्टली ऑपोजिट ट्रीटमेंट ओवर एब्सॉर्प्शन की, ये अंडर एब्सॉर्प्शन था तो अब ओवर एब्सॉर्प्शन है, तो देखो उल्टा ट्रीटमेंट, ये एंट्री है ना उसका उल्टा, देखो एफओएच एओएच एसओएच अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल, देखो यहां, और इसका उल्टा एफओएच एओएच एसएनडी ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स और सीओएस। ठीक है, ये ओवर एब्सॉर्प्शन का एंट्री है। ये क्या होता है, सपोज ये इंकर्ड हुआ 1 लाख, ये रिकवर हो गया 1,10,000, तो यहाँ 10,000 का डिफरेंस है, तो ये 10,000 के डिफरेंस को या तो कैरिड फॉरवर्ड करोगे या कॉस्टिंग पीएनएल में ले जाओगे, या फिर क्या करोगे सप्लीमेंट्री रेट में डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स या सीओएस में ले जाओगे। अगर ये एडमिन हुआ तो फिनिश गुड्स और सीओएस में, एंड एसएनडी हुआ तो सिर्फ और सिर्फ सीओएस में ले जाओगे। समझ में आ गया ये? चलो, तो ये एब्सॉर्प्शन की अंडर या ओवर एब्सॉर्प्शन की एंट्रीज हो चुकी है। चलो अब मिसलेनियस एंट्रीज, जिसमें परचेज का परचेज रिटर्न होता है, तो एग्जैक्टली परचेज की ऑपोजिट एंट्री होती है। परचेज की एंट्री क्या, परचेज टू सप्लायर, तो परचेज रिटर्न क्या, सप्लायर टू परचेज, तो सप्लायर की जगह नॉन इंटी में कॉस्ट लेजर कंट्रोल या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मटेरियल जो था है ना, परचेज की जगह परचेज रिटर्न, तो सप्लायर टू परचेज रिटर्न की जगह रॉ मटेरियल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री है परचेज रिटर्न की। एंड अगर आप इंटीग्रेटेड यूज कर रहे हो तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट की जगह सप्लायर या बैंक या कैश लिख देंगे, एंड इधर रॉ मटेरियल कंट्रोल। चलो फिर ये वाला देखो, मस्त 9 नंबर का पॉइंट है, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, एक्सेस मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स। ये क्या होता है,
सपोज मैं स्टोर्स वाला हूं और आप प्रोडक्शन वाले, आपने सपोज 10,000 का मटेरियल मंगवाया था, मैंने इश्यू किया, इश्यू करते समय क्या एंट्री थी, WIP टू रॉ मटेरियल कंट्रोल। अब आपके पास 1,000 का मटेरियल बचा, वापस भेजा, तो इसकी रिवर्स एंट्री करोगे। ओरिजिनल एंट्री क्या थी, WIP टू मटेरियल कंट्रोल, अब उसका उल्टा क्या होता है, मटेरियल कंट्रोल टू WIP। तो देखो इधर मटेरियल कंट्रोल टू WIP कंट्रोल, समझ में आ गया। चलो फिर आगे का रॉ मटेरियल परचेज, 10 नंबर पढ़ रहा हूं, रॉ मटेरियल परचेज इन इमरजेंसी and directly issue to production without routed through stores department. Now this is interesting. अब नॉर्मली हमारा प्रोसेस क्या है, मटेरियल परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होती है, परचेज टू सप्लायर, परचेज की जगह रॉ मटेरियल कंट्रोल टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, बराबर। मींस एक बार स्टोर्स में लाते हो, रॉ मटेरियल लेजर में लाते हो, एंड फिर जब इश्यू करते हो तो WIP टू रॉ मटेरियल कंट्रोल, मींस जितना लाया उतना WIP में ले जाए, समझ में आ रहा है। तो एक बार लाए तो परचेज में रॉ मटेरियल, सॉरी स्टोर्स लेजर कंट्रोल में लिखा, और जब इश्यू किया तो भी स्टोर्स में से इश्यू किया, मींस एक बार स्टोर्स अकाउंट डेबिट किया, एक दूसरी बार स्टोर्स अकाउंट क्रेडिट किया, रिसिप्ट के समय डेबिट, इश्यू करते समय क्रेडिट। अब सपोज कभी इमरजेंसी है, मैं सपोज ऐसी डबल एंट्री नहीं कर सकता, सपोज हमारा वो क्या डेंजर लेवल आ चुका है, तो मैं लाऊंगा गुड्स, स्टोर्स वाले को नहीं बताऊंगा लाया, सीधा मैं प्रोडक्शन वाले को भेज दूंगा, तो प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए, स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए। तो आप स्टोर्स में एंट्री नहीं करोगे, मींस पहली एंट्री जो परचेज की थी वो करोगे ही नहीं, सीधे इश्यू की एंट्री, बट इश्यू के लिए स्टोर्स में दिखाना चाहिए, वो स्टोर्स में दिखाया नहीं। तो देखो नॉर्मल 2 एंट्री होती है, सुनिएगा, परचेज टू सप्लायर, परचेज की जगह रॉ मटेरियल कंट्रोल डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, ये एंट्री पहली होती है, एंड फिर जब इश्यू करते हो तो क्या एंट्री होती है, WIP कंट्रोल टू रॉ मटेरियल कंट्रोल, बराबर। रॉ मटेरियल कंट्रोल पिक्चर में आता है, बट ये बोल रहे हैं कि यू आर नॉट पुटिंग दैट रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट इनटू द पिक्चर, डायरेक्टली आपने इशू किया, तो क्या करेंगे, ये दोनों हटा दो, ये हटा दो और ये हटा दो, उसकी जगह इसको कंबाइन कर दो, सीधा WIP कंट्रोल, इशू किया तो सीधा उधर टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, सीधा सीधा, मींस बीच में से ये स्टोर्स रॉ मटेरियल का कंसेप्ट ही निकाल दो। तो देखो ये एंट्री हुई, ये रही WIP टू GLA, दिख रहा है, समझ में आई, डेंजर चीज थी, बट जिसको ये दोनों चीजें समझ में आ रही है कि एक बार लाते हो तो स्टोर्स में ले जाते हो, एंड फिर इश्यू करते हो तो स्टोर्स में से ही करते हो, तो उसको हमने डायरेक्ट किया है ना, 2 एंट्री की, एक एंट्री की, WIP टू GLA, और GLA की जगह सप्लायर या बैंक या कैश ऐसा लिख सकते इंटीग्रेटेड में। फिर चलो रॉ मटेरियल इश्यूड फॉर मेंटेनेंस पर्पस, मटेरियल लाए थे बट उसको डायरेक्ट मटेरियल हो तो प्रोडक्शन के लिए ले जाएंगे, और इनडायरेक्ट मटेरियल हो तो ओवरहेड में ले जाएंगे, तो वो ओवरहेड वाली, मींस हम जो क्लासिफिकेशन की एंट्री करते थे ना इनडायरेक्ट मटेरियल की, वो इनडायरेक्ट मटेरियल की क्या एंट्री होती थी, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल कंट्रोल, बस वही एंट्री है, देखो ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल कंट्रोल, दिख रहा है। चलो फिर एबनॉर्मल लॉस, सपोज ₹1,00,000 का मटेरियल लाए, 2,000 का बिगड़ गया, और वो भी ऐसे बिगड़ा बिकॉज कि हम उसको, उसमें से कुछ रिकवरी नहीं होगा, गया पूरा 2,000, तो हमको क्या करना है, एंट्री रिवर्स कर देनी है। मेरे को बताओ क्या एंट्री करी थी आपने, एंट्री करी थी क्या जब लाए थे, तो परचेज टू सप्लायर था, तो स्टोर्स टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट था। अब स्टोर्स कम करना है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट को नहीं हटाना है, स्टोर्स को कम करना है, तो स्टोर्स को क्रेडिट कर देंगे, रॉ मटेरियल लेजर कंट्रोल को क्रेडिट, और डेबिट क्या करेंगे, ये एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल चीजें तो कॉस्टिंग P&L में जाती, तो कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल, देखो दिख रहा है, आपने, आपको ये स्टोर्स कम करना है, क्रेडिट कर दिया, बट डेबिट क्या करोगे, तो हमने तो परचेज किया था, तो एंट्री की थी रॉ मटेरियल लेजर कंट्रोल टू जनरल लेजर, तो रिवर्स में जनरल लेजर आएगा, नहीं भाई, जनरल लेजर की जगह कॉस्टिंग P&L लिख दे, क्यों, क्योंकि एबनॉर्मल रीजन है, तो कॉस्टिंग P&L में देखना चाहिए, तो ये एंट्री हो गई। सिमिलरली वेजेस की, वेजेस एक्रूड की क्या एंट्री होती है, सोचा है कभी, सपोज 1,00,000 का वेजेस पे किया, उसका एंट्री है, बट वेजेस ड्यू है बट नॉट पेड, तो वेजेस ड्यू की क्या एंट्री होती है फाइनेंस में, सोचो, वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस पेबल अकाउंट, ऐसा करते हो, वेजेस टू वेजेस पेबल, अब वेजेस की जगह यहाँ वेज कंट्रोल है, तो वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और वेजेस पेबल की जगह जनरल लेजर एडजस्टमेंट, तो देखो वेज कंट्रोल टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट,
एंड जहां जनरल एडजस्टमेंट नहीं लिखना है वहां वेजेस पेबल दिखा दो, बराबर, फाइनेंस वाला टर्म्स इंटीग्रेटेड में। चलो फिर एडवांस पेमेंट का, जैसे वेजेस आउटस्टैंडिंग होते हैं ऐसे कुछ खर्चे आपने एडवांस में पे कर दिए या फिर एडवांस में वेजेस पे कर दिए, क्या एंट्री होगी? एडवांस वेजेस की फाइनेंस में एंट्री बोलो। अब ये पीरियड का हो तो मैं वेजेस बोलूं, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट ये तो एडवांस में पे किया है तो उसको मैं मेरी करंट एसेट मानूंगा, एडवांस पेड। तो वेजेस पेड इन एडवांस अकाउंट डेबिट, वेजेस की जगह क्या लिखूंगा? वेजेस पेड इन एडवांस अकाउंट डेबिट या वेजेस इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसी फाइनेंस में एंट्री। अब ये बैंक की जगह जीएलए है एंड वेजेस, एडवांस वेजेस नाम का कोई अकाउंट ही नहीं है कॉस्ट, हमारे कॉस्ट शीट में देखो तो एडवांस वेजेस का है कोई खर्च नहीं, तो हम क्या करेंगे? वहां भी जीएलए लगाएंगे, तो जीएलए टू जीएलए, एंड अगर इंटीग्रेटेड हुआ तो एडवांस वेजेस टू बैंक, ऐसा। तो बड़ा यूनिक एंट्री है। डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है? डेप्रिसिएशन टू एसेट, तो डेप्रिसिएशन की जगह डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड का भी हो सकता है, एडमिन वाला भी हो सकता है, एसएनडी वाला भी हो सकता है। तो एफओएच, एओएच या एसओएच अकाउंट डेबिट टू एसेट की जगह जनरल लेजर एडजस्टमेंट, एंड अगर इंटीग्रेटेड किया तो एसेट की जगह एसेट, बराबर, और ये रिस्पेक्टिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एसेट। चलो अब डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस का एंट्री देखो, मैंने बताया था यूनिक एंट्री। डायरेक्ट एक्सपेंस का कोई दूसरा अकाउंट खोलते नहीं और सीधा डब्ल्यूआईपी में ले जाते हैं। तो नॉर्मली फाइनेंस में एंट्री क्या होती है? डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसी एंट्री होती है, बट यहां डायरेक्ट एक्सपेंस की जगह सीधा डब्ल्यूआईपी लिखेंगे, तो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट टू बैंक की जगह जनरल ले, एंड अगर इंटीग्रेटेड किया तो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल टू बैंक, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस की एंट्री समझ में आ गई, ओके। अब सेल्स की एंट्री, सेल्स की तो एंट्री हमको मालूम है, डेटर्स टू सेल्स, बराबर, ये एंट्री फाइनेंस में डेटर्स की जगह जनरल लेजर एडजस्टमेंट टू सेल्स, एंड फाइनेंस में डेटर्स या बैंक की जगह टू सेल्स, सेल्स का अकाउंट बनता है, तो ये तो सिंपल है। बट सेल्स ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएनएल, अब है ना, सेल्स का अकाउंट बना है बट अकाउंट बंद करके कॉस्टिंग पीएनएल में ले जाना होता है, तो हम क्या एंट्री करेंगे? सेल्स का वैसे क्रेडिट बैलेंस है बट ट्रांसफर करना हो तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल, तो कॉस्टिंग पीएनएल में क्रेडिट साइड दिखेगा। तो देखो हमने किया सेल्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, यहाँ सेल्स टू कॉस्टिंग पीएनएल, यहाँ सेल्स टू पीएनएल, बराबर। अब ये एक शब्द है, ये शब्दों को जरा ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट जा रहा है ये, सबसे इंपॉर्टेंट। एक शब्द लिखा है रिकॉर्डिंग ऑफ फिनिश गुड्स, क्या मीनिंग होता है रिकॉर्डिंग ऑफ फिनिश गुड्स? उसका मीनिंग होता है फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड। फिनिश गुड्स कहां से प्रोड्यूस होते हैं? डब्ल्यूआईपी में प्रोड्यूस होते हैं, आपको याद है इधर प्रोडक्शन क्या होता है? डब्ल्यूआईपी में, तो फिनिश गुड्स कहां बनेंगे? डब्ल्यूआईपी में। मींस डब्ल्यूआईपी में से 100% मटेरियल का, लेबर का और ओवरहेड का काम हो गया तो वो डब्ल्यूआईपी, अब डब्ल्यूआईपी ना रह के फिनिश गुड्स में तब्दील हो गए, तो इसको कहां ले जाएंगे? तो फिनिश गुड्स में। तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी, देखो ये एंट्री, फिनिश गुड्स टू डब्ल्यूआईपी। मींस आपको सम में अगर दे देंगे रिकॉर्डिंग ऑफ फिनिश गुड्स, तो उसका मीनिंग क्या है? फिनिश गुड्स ट्रांसफर्ड टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट फ्रॉम डब्ल्यूआईपी, तो फिनिश गुड्स कंट्रोल टू डब्ल्यूआईपी। अब आगे एक और शब्द है रिकॉर्डिंग ऑफ सीओजीएस, अब इसका क्या मीनिंग है? यहाँ रिकॉर्डिंग ऑफ फिनिश गुड्स समझ में आ गया, बट रिकॉर्डिंग ऑफ सीओजीएस का मीनिंग क्या है? तो उसका मीनिंग है फिनिश गुड्स सोल्ड। आप फिनिश गुड्स में ले गए बट फिनिश गुड्स में कुछ ओपनिंग स्टॉक भी रहा होगा और ये लाए दूसरा नया, बराबर। अब इसमें से कुछ बेचा है, आपको मालूम है फिनिश गुड्स एक अकाउंट बनता है, सपोज ये फिनिश गुड्स अकाउंट है, सपोज 100 यूनिट ओपनिंग थे, 5000 आपने प्रोड्यूस किए, अब 200 स्टॉक है तो ये 4900 आपने बेचा, इसको बोलते हैं फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड। और यहाँ क्या, सॉरी, उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स सोल्ड, और ये 5000 थे उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या है? ये 5000 को हम डब्ल्यूआईपी में से इधर लाए, तो फिनिश गुड्स कंट्रोल में डेबिट साइड पे लाए हम, तो यहाँ डब्ल्यूआईपी से लाए ऐसा मानेंगे, तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी, ये 5000 का, बट ये 5000 प्लस 100 में से 4900 का बेचा, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? बेचने के लिए तो हम सीओएस में ले जाएंगे, वो खर्चे को वहां बुक करते हैं, तो सीओएस अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल, ये 4900 के बाजू में सीओएस लिख देंगे, तो देखो सीओएस टू फिनिश गुड्स कंट्रोल दिख रहा है सर, ओके। तो ये है फिनिश गुड्स सोल्ड या फिर रिकॉर्डिंग ऑफ सीओजीएस, एंड लास्ट में क्लोजिंग ऑफ सीओएस, कॉस्ट ऑफ सेल्स को बंद करके कहाँ ले जाते हो आप? कॉस्टिंग पीएनएल में। कॉस्ट ऑफ सेल्स का डेबिट बैलेंस है, उसको ले जाना हो तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो डेबिट क्या करेंगे? कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, देखो ये रहा।
ओके, तो ये एंट्रीज हो गई। अब यही सब एंट्रीज एंड आइदर है, ये इंटी में और नॉन इंटी में। आप क्या करना है, नंबर के साथ 1 2 3 4 5 6 लगाना रिवीजन के लिए अपने लिए, बराबर। बाकी सभी एंट्रीज मैंने बता दी। अब लास्ट एक दो सेंटेंस बोल रहा हूं, सुन लीजिए। आप सपोज जनरल लेजर एडजस्टमेंट बनाते हो, अगर सपोज अकाउंटिंग बनाने और जनरल लेजर एडजस्टमेंट बनाते हो, तो एक तो उसका ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, फिर आप मटेरियल का एंट्री करोगे, मटेरियल बंद करोगे, वेजेस का एंट्री करोगे, वेजेस बंद करोगे, ओवरहेड का एंट्री करोगे, वो बंद करोगे, अल्टीमेटली कहां पहुंचोगे, सीओएस, खर्चे सभी उधर पहुंचेंगे, और रेवेन्यू मींस सेल्स। फिर सेल्स को भी बंद करके कॉस्टिंग पीएनएल में क्रेडिट ले जाओगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी बंद करके कॉस्टिंग पीएनएल में डेबिट साइड ले जाओगे। अब वहां कुछ प्रॉफिट बचेगा, वो प्रॉफिट को कहां शिफ्ट करोगे, कॉस्टिंग पीएनएल का प्रॉफिट शिफ्ट होके जाता कहां है, तो है ना। अगर आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो तो वो ट्रायल बैलेंस में दिखेगा, ठीक है, एक ये ट्रीटमेंट है। बट जनरल लेजर एडजस्टमेंट, जो जिसको हम कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, जिसको हमने फाइनेंस के एंट्रीज के बदले में रखा है, तो उसका कोई एक ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस होता है। आपको शुरुआत में ओपनिंग बैलेंस दे देंगे, फिर हम एंट्रीज पोस्ट करेंगे, फिर कुछ आया तो उसमें भी कोई क्लोजिंग डेबिट या क्रेडिट साइड का बैलेंस आया तो क्या करेंगे, वो बैलेंस को भी बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड लिखेंगे और ट्रायल बैलेंस में ले जाएंगे। एंड ट्रायल बैलेंस उतनी अमाउंट लिखने की वजह से ही टैली होना चाहिए, तभी आपका सम कंप्लीट, ठीक है। ये हमने 2 या 3 सम किए, उसमें हमने ये किया है, लास्ट में देखना, बराबर। तो शांति से ये चैप्टर ना एक बार ही शांति से करने की जरूरत है, उसके बाद तो ये मैंने जो समझा दिया उसको ही देख लो तो मोर देन इनफ है, कुछ दूसरी करने की जरूरत नहीं। बट मैं आपको है ना एक सम, मेरा ड्यू बचा है अभी भी, मेरे को ऐसा लगता है, तो वो सम मैं आपको है ना भेजूंगा करने के लिए, उसका सॉल्यूशन भी भेजूंगा, बराबर। और शायद उसका एक वीडियो भी बना के दे दूं कि जिसके अंदर वो एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते वो लिखना है। वो कौन सा है मालूम है, मिसिंग फिगर वाला है। आपको कुछ चीजें, कुछ अकाउंट्स बना के दिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है और उसका पोस्टिंग करके ढूंढना है, ठीक है। तो चलो यहां मैं एंड करता हूं, मिलते हैं भाई।